Hello friends, welcome to Pharma Sapiens, a group of best pharma brains. This is डॉक्टर आशीष पाठक here और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैकेनिज्म एक्शन ऑफ डायूरेटिक्स की। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन तो आप जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो में जो एनिमेशन में बताया गया है उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं ये समझने के लिए कि डायूरेटिक्स कैसे काम करते हैं, एक बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल एनिमेशन के जरिए। Target sites of different diuretics. साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 4, यहाँ पर 4 साइट हैं जिनको हमारे डायूरेटिक्स टारगेट कर सकते हैं और डायूरेसिस क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ साइट 1। साइट 1 में Na+H+ एंटीपोर्टर सिस्टम। Na+H+ एंटीपोर्टर सिस्टम पर काम करते हैं हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। सो ये बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन वाली वीडियो में। और अब हम यहाँ पर टारगेट करके देख सकते हैं। हमारे टारगेट हैं तो ये एंजाइम टाइप 2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, टाइप 4 कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। और ये जो ड्रग हैं जो इनको टारगेट करते हैं उनको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। फॉर एग्जांपल एसिटाजोलामाइड। सो दीज ड्रग्स बाइंड विथ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम रिवर्सिबली। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बात की एसिटाजोलामाइड की, तो एसिटाजोलामाइड जो है वो टाइप 2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम से रिवर्सिबली बाइंड हो जाता है and it results in slow down of hydration of कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो हाइड्रेशन है वो स्लो डाउन हो जाएगा। दिस डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ H+ फॉर Na+H+ एंटीपोर्टर सिस्टम। ये H+ की अवेलेबिलिटी को कम कर देगा Na+H+ एंटीपोर्टर सिस्टम के लिए। अब अगर आपके जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हैं ये टाइप 4 कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं, सो दे रिटार्ड डिहाइड्रेशन ऑफ H2CO3। हम देख सकते हैं यहाँ पे ये H2CO3 के जो H2CO3 से H2 और CO2 का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसको ये रोक देंगे। सो व्हेन कार्बोनिक एनहाइड्रेज गिवन distal sodium exchange takes place only with potassium। जो डिस्टल सोडियम एक्सचेंज वहां पर हो रहा था वो केवल किससे होगा? पोटेशियम के साथ वहां पर एक्सचेंज होगा। सो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो है आपकी क्लियरली यहां पर दिख रहा है कि टाइप 2 और टाइप 4 दोनों आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेज को टारगेट कर सकते हैं। जैसे एसिटाजोलामाइड टाइप 2 यहाँ पर टारगेट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के हाइड्रेशन को यहाँ पर रोक देगा। टाइप 4 को टारगेट करेगा तो H2CO3 के डिहाइड्रेशन को रोक देगा। ये दोनों तरह के कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हमें यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। नाउ वी टॉक अबाउट Na+2Cl- K+ को ट्रांसपोर्टर सिस्टम। और यहां पर काम करते हैं आपके हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। और हम सभी को पता है हाई सीलिंग डायूरेटिक्स को और हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं लूप डायूरेटिक्स। हाई सीलिंग डायूरेटिक्स और दे आर आल्सो कॉल्ड लूप डायूरेटिक्स। हाई सीलिंग डायूरेटिक्स और लूप डायूरेटिक्स। और वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ लूप डायूरेटिक्स इज furosemide or other high ceiling or loop diuretics inhibit this Na+K+2Cl- symporter system, Na+ absorption in thick ascending limb of loop of Henle। जो साइड 2 यहां पर हमें दिख रही है, it will decrease the unabsorbed sodium reach to the distal tubule। जो हमने अभी बात की थी, जो unabsorbed सोडियम है ये डिस्टल ट्यूबल में यहां पर ये पहुंच जाएगा, where it exchange with K+ and H+। और जब ये K+ के साथ एक्सचेंज करेगा इट मे कॉज हाइपोकैलेमिया। जो लूप डायबिटिक्स का सबसे बड़ा एक एडवर्स इफेक्ट रहता है हाइपोकैलेमिया, क्योंकि ये अनएब्जॉर्ब सोडियम जो है एब्जॉर्ब नहीं हुआ है,
ये यहां पहुंच जाएगा डिस्टल ट्यूबल में और ये K प्लस के साथ एक्सचेंज करेगा और ये हाइपोकैलेमिया कॉज कर सकता है। दूसरा, वही आपका अनएब्सॉर्ब्ड सोडियम यहां अगर पहुंच गया तो ये H प्लस के साथ एक्सचेंज करेगा, H प्लस के साथ एक्सचेंज करेगा मतलब ब्लड में H प्लस का लेवल कम हो जाएगा, ये क्या कॉज करेगा, एल्कलोसिस। साथ ही साथ ये जो आपके लूप डायरेटिक्स हैं ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को भी कम कर देते हैं, रोक देते हैं और बॉडी से कैल्शियम और मैग्नीशियम का लॉस बढ़ जाता है, एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, तो हाइपोमैग्नीसीमिया भी ये कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट साइट है हमारी साइट 3। साइट 3 पर काम करते हैं थायजाइड डायरेटिक्स। बहुत ही फेमस, नेक्स्ट जो फेमस कैटेगरी है वो है आपकी थायजाइड डायरेटिक्स। थायजाइड डायरेटिक्स का यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट में प्रेफर्ड ड्रग ऑफ चॉइस हम बोल सकते हैं थायजाइड डायरेटिक्स। थायजाइड डायरेटिक्स यहाँ क्लियरली मेंशन है, ये काम कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड सिंपोर्टर सिस्टम पर, ये अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं थायजाइड डायरेटिक्स। अब अगर ये सोडियम क्लोराइड सिंपोर्टर सिस्टम पर काम करेंगे, मींस वी कैन सी हियर thiazides act by inhibiting sodium chloride symphoresis system at luminal membrane in early distal tubule, site 3 जो हमें यहाँ पर दिख रही है। This part of DT is impermeable for water and absorb only solute. By increasing excretion of solute, thiazide makes urine concentrated, means decrease free water clearance. These drugs may also cause हाइपोकैलेमिया, क्योंकि ये भी सोडियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर रहा है, तो सोडियम की अवेलेबिलिटी यहाँ पर डिस्टल ट्यूबल में बढ़ जाएगी, पोटेशियम के साथ एक्सचेंज बढ़ जाएगा, तो ये भी हाइपोकैलेमिया कॉज कर रहे हैं। इसलिए इनके साथ में भी हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स या लूप डायरेटिक्स का हम यूज करते हैं। अगली साइड पर हम आते हैं, साइड 4। साइड 4 में ये सिस्टम हमें यहाँ पर दिख रहा है, रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल्स। सो यहाँ पर एक तो यूज हो सकते हैं आपके रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, पहले हम इनकी बात कर लेते हैं, ट्राइमेट्रिन एंड अमाइलोराइड, ये एग्जांपल्स हैं इनके। सो दीज ड्रग्स बाइंड विथ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल एंड इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। और जो अगली कैटेगरी आपकी एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, एग्जांपल्स हैं स्पाइरोनोलेक्टोन एंड एप्लेरेनॉन। स्पाइरोनोलेक्टोन, एप्लेरेनॉन ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग माने जाते हैं जब हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स की बात करते हैं। ये ड्रग एल्डोस्टेरोन के साथ बाइंड होके, जो एल्डोस्टेरोन का काम है इन चैनल्स को रेगुलेट करना, वो रेगुलेट नहीं करने देंगे, उनको अपना काम नहीं करने देंगे। एल्डोस्टेरोन कैसे काम करता है? एल्डोस्टेरोन एक्ट्स बाय कंबाइनिंग विथ इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन रिसेप्टर एंड इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन, AIP जिसको हम बोलते हैं, जिसके थ्रू पोटेशियम का सीक्रेशन होता है और सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है। जो AIP होता है, ध्यान से समझना है हमें, AIP जो होता है ये पोटेशियम के सीक्रेशन को बढ़ाता है, सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। अब हमारे जो ड्रग हैं आपके स्पाइरोलेक्टोन और एप्लेरेनॉन जो ड्रग हैं, दे आर केमिकली रिलेटेड विद एल्डोस्टेरोन, सो दे कंबाइन विद मेम्ब्रेन रिसेप्टर एंड इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ AIP। ये AIP के फॉर्मेशन को रोक देते हैं। एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन जो आपका फॉर्मेशन हो रहा था पहले, उसके फॉर्मेशन को ये रोक देते हैं। मींस इस पूरा सिस्टम जो रेगुलेट हो रहा था सोडियम का एब्जॉर्प्शन और पोटेशियम का जो सीक्रेशन, इसको वो बंद कर देंगे। मींस पोटेशियम का लॉस कम हो जाएगा। मींस ये हाइपोकैलेमिक कंडीशन को रोकने के लिए, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ हाइपोकैलेमिया, हम एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जैसे स्पाइरोलेक्टोन, एप्लेरेनॉन का यूज कर सकते हैं। हाँ, इनके खुद के एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं? दे मे कॉज हाइपरकैलेमिया। सो
ये जो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है उनके हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पर देखे, डायरेटिक्स कैसे काम करते हैं। यहाँ पर समझना हमारे लिए आसान हो जाता है, केवल हम साइड देखते जाएं, ये साइड है, यहाँ पर हमारे ये वाले ड्रग्स काम कर रहे हैं। इससे रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट भी हमारे यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं कि क्यों लूप डायरेटिक्स हाइपोमैग्नीसीमिया कॉज कर रहे हैं, क्यों लूप डायरेटिक्स हाइपोकैलेमिया कॉज कर रहे हैं, क्यों आपके थायराइड्स हाइपोकैलेमिया कॉज कर रहे हैं, क्यों ये एल्कलोसिस कॉज कर रहे हैं, और हम क्यों पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।